नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। सक्सेस स्टडी 1.0 पे शुरू हुआ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सिलेबस को समझेंगे और राज्य व्यवस्था और संविधान पढ़ने से पहले कुछ आधारभूत चीजों को जानना जरूरी होता है। तो आज हम लोग उन आधारभूत तत्वों को समझेंगे और फिर अगले लेक्चर से क्लास की शुरुआत वास्तविक रूप में करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि यह पढ़ना जरूरी क्यों है। पहली बात है कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में इससे लगभग 20 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में और मेंस में लगभग 100 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। वहीं बीपीएससी की बात की जाए तो उसमें भी 10 से 15 प्रश्न हर साल रहते हैं और फिर अदर स्टेट एग्जाम में भी इससे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। या कोई भी एग्जाम को उठा लीजिए तो उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का विशेष महत्व होता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए मैंने इस टॉपिक को लिया है और आज से हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। यह चर्चा हम लोगों की लगभग 100 से 120 घंटे के आसपास की होगी, जिसमें मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी मेरे प्यारे साथी इस चर्चा में भाग ले रहे हैं उनको कोई विशेष या एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो, बल्कि सभी चीजों को मैं समेट लूं और 90 से 95% प्रश्न उनकी परीक्षा में सोल्व हो जाए, यानी उसे उत्तर दे पाए 90 से 95% प्रश्नों का। अगर सही से कोई इस चर्चा में भाग लेता है तो अनुमानित तौर पर मैं कह सकता हूं कि उसकी परीक्षा में सफल होने की गारंटी 10% के आसपास हो जाती है। तो आइए हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली बात है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के पाठ्यक्रम में पहली पाठ्यक्रम है भारतीय संविधान तथा उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे पहले। फिर संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण कैसे कैसे हो। फिर पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान का स्वरूप। फिर समझेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। फिर हम लोग आएंगे उद्देशिका पर। उसके बाद संघ और राज्य, यानी यहां से हम लोग की भाग 1 की शुरुआत होगी, यूनियन एंड स्टेट। फिर हम लोग समझेंगे सिटीजनशिप को। फिर हम लोग समझेंगे मूल अधिकार को। फिर समझेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। फिर मूल कर्तव्य को। फिर संविधान संशोधन एवं मूल संरचना को। फिर समझेंगे संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी मंत्रिपरिषद, इन सभी संस्थाओं की चर्चा करेंगे। फिर संसद को पढ़ेंगे। फिर राज्य विधानमंडल, फिर राज्य कार्यपालिका, संघ राज्य संबंध, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रीय आपात और पंचायती राज संस्था, यानी यह 20 टॉपिक को इसमें कवर करना है। ये टॉपिक को पढ़ने में लगभग 4 से 5 लेक्चर लगेंगे, यानी 5 से 6 घंटे की क्लास एक टॉपिक पे होनी है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। लेक्चर थोड़ी लंबी होगी अगले दिन से, तो आप लोग से मेरा अनुरोध है कि अगर जो भी इस चर्चा में भाग लेंगे अगले क्लास से, वह घबराए नहीं, बल्कि ध्यान लगाकर सभी चीजों को समझने का प्रयास करें। हम लोगों ने, यानी हमारी टीम में अभी शुभम पांडे जी शामिल हो चुके हैं और मेरी यह प्रयास है कि सक्सेस स्टडी 1.0 के मंच से प्रत्येक एक विद्यार्थी को सही तरीके से सही कंटेंट और सही समझ विकसित कर दिया जाए, ताकि कोई पैसे के कमी के बिना पढ़ाई को
करने में असमर्थ ना, बल्कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वह यूट्यूब के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखे। तो मेरा यह प्रयास है कि भारत के हर एक विद्यार्थी के पास सही कंटेंट, सही जानकारी और एक उच्च से उच्च पद पे पहुंचने के लिए जो भी कंटेंट की जरूरत है वह मैं प्रोवाइड करवाने का कोशिश में लगा हूं, जो आप लोगों के सहयोग से ही संभव होगा। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस मेरी इनिशिएटिव में भाग लेने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने आपके कंटेक्ट में लोग हैं उन सभी के पास आप लोग शेयर करें, ताकि यह हर एक बच्चे तक पहुंच सके। तो चलिए कुछ आधारभूत तत्वों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है कि राज्य क्या होता है, व्हाट इज स्टेट। आप लोग बहुत सारे जगहों पर सुने होंगे राज्य राज्य, राज्य क्या होता है। तो सबसे पहले राज्य को की दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ आधारभूत तत्वों की होने की आवश्यकता होती है। अब जैसे मान लीजिए कि यह कोई सीमा क्षेत्र है, तो इसको राज्य कहने के लिए किन किन आधारभूत तत्वों की जरूरत होगी। तो अगर इनको राज्य कहना है तो राज्य कहने के लिए सबसे पहली चीज की जरूरत होनी चाहिए कि यहाँ पे जनसंख्या होनी चाहिए। यानी यहाँ लोग निवास कर रहे हो, ये अनिवार्य तत्व है। दूसरी राज्य को राज्य कहने के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि यह क्षेत्र संप्रभुता संपन्न होना चाहिए। संप्रभुता संपन्न होना चाहिए, यानी जो यह क्षेत्र है वह अपना निर्णय स्वयं करे। भारत तो एक सीमा क्षेत्र था स्वतंत्रता से पूर्व, लेकिन स्वतंत्रता से पहले हम लोग कोई राज्य थे क्या? नहीं थे। हम लोग ब्रिटिश भारत के नाम से जाने जाते थे, यानी हमारे जितने भी निर्णय होते थे वह ब्रिटेन के द्वारा ली जाती थी। तो उस समय तक हम लोग के पास तो सब कुछ था, जनसंख्या था, अस्पष्ट सीमा क्षेत्र भी था, अस्पष्ट सीमा क्षेत्र भी था, अस्पष्ट सीमा भी थी, जनसंख्या भी था, लेकिन एक चीज नहीं थी जिसको सॉवरेनिटी या संप्रभुता कहते। तो किसी क्षेत्र को राज्य कहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन रहा है कि वहां सॉवरेनिटी होनी चाहिए, यानी संप्रभुता होनी चाहिए, वहां जनसंख्या होनी चाहिए, स्पष्ट सीमा होनी चाहिए, और इन सभी चीजों को यानी एक शासन चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्य को राज्य हम लोग कब कहेंगे? जब यह चारों चीजें स्पष्ट होगी, यानी स्पष्ट सीमा होगी, वहां जनसंख्या यानी वहां लोग निवास कर रहे होंगे, वह क्षेत्र अपने खुद से निर्णय लेने के लिए संपन्न होगी, और फिर वहां का शासन चलाने के लिए एक सरकार होगी। तो राज्य को राज्य कहने के लिए इन चार चीजों की आवश्यकता होती है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी देश अथवा राष्ट्र को राज्य कहने के लिए उसकी चार विशेषता होनी चाहिए: भू क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार एवं संप्रभुता। अर्थात उस क्षेत्र की सीमा निश्चित होनी चाहिए, वहां जनसंख्या होनी चाहिए, उस सीमांकित क्षेत्र में शासन हेतु सरकार होनी चाहिए, वह क्षेत्र अनिवार्य रूप से संप्रभुता संपन्न होनी चाहिए, यानी सोवरेनिटी होनी चाहिए। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि संप्रभुता क्या हो? संप्रभुता का मतलब यह होता है कि कोई भी क्षेत्र या कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र बिना किसी बाहरी दबाव के अपना निर्णय स्वयं कर सके, उसी को संप्रभुता संपन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक भारतीय नागरिक, तो मैं एक संप्रभुता संपन्न व्यक्ति हूं।
क्योंकि मैं स्वतंत्र भारत में निवास करता हूँ। मैं जिस कॉलेज में जाऊं वहां पढ़ाई कर सकता हूँ। मैं जिस एग्जाम को देना चाहूं अगर उसकी योग्यता रखता हूं तो एग्जाम दे सकता हूँ। मैं जिस पद पे जाना चाहूं अगर उसकी योग्यता है मेरे पास तो मैं उस पद तक पहुंच सकता हूँ। तो संप्रभुता की मतलब क्या होती है सर? कि अपना निर्णय आप स्वयं कर सके बिना किसी बाहरी दबाव के, उसे हम लोग संप्रभुता कहते हैं। इस चीजों को आप समझ लीजिए। फिर इसकी आधारभूत तत्वों में दूसरी पॉइंट आती है कि राज्य और नागरिक क्या है। तो राज्य तो आप लोग समझ चुके हैं, अब नागरिक को समझ लीजिए। नागरिक का मतलब होता है कि उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले वे लोग जिनको सभी राजनीतिक, प्रशासनिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब इस क्षेत्र के में रहने वाले सभी जनसंख्या तो देश का नागरिक नहीं होता। इसमें कुछ विदेशी नागरिक भी होते हैं और कुछ भारतीय नागरिक भी हैं, यानी इंडियन सिटीजन एंड फॉरेन सिटीजन, विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक। तो किसी क्षेत्र में रहने वाले वे लोग जिनको सभी राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। ठीक है। तो नागरिक अगर हम भारत के हैं तो हमारे अधिकार क्या क्या है? जैसे हमारी फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है, जिसमें राजनीतिक अधिकार भी शामिल है, मूल कर्तव्य है, मतदान का अधिकार है। यानी इन सभी अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अधिकार होता है? मतदान का अधिकार। यानी आपको राजनीतिक अधिकार प्राप्त। कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होता है, लेकिन इन सभी अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अधिकार रखता है? वोटिंग का, यानी मतदान का अधिकार। राजनीतिक अधिकार जिनको प्राप्त होता है उन्हीं को हम लोग नागरिक कहते हैं। यानी स्पष्ट सभी अधिकार उन्हें प्राप्त होंगे। जो लोग नागरिक होंगे उनको क्या? संपूर्ण अधिकार यानी सभी अधिकार प्राप्त होंगे। तो आइए इसको फेक को देख लें। देखिए, नागरिक का मतलब होता है, नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश में अधिकारों का उपयोग करता है तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक नहीं। अब इस चीज को भी स्पष्ट कर देते हैं कैसे नहीं। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य का सदस्य होता है तथा शासन के प्रक्रिया में भाग ले। सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति देश के कानूनों द्वारा शासित हो किंतु राजनीतिक अधिकार से वंचित हो तो उसे नागरिक नहीं कहा जाएगा। जो राज्य लोकतांत्रिक नहीं है वहां के निवासियों को प्रायः राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शब्द है कि नागरिक शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ, यानी जो सिटीजनशिप शब्द है ये आया कहां से। तो जो सिटीजन शब्द है वह फ्रांसीसी क्रांति से है। यानी जो फ्रांस का क्रांति हुआ वहां से नागरिक शब्द की उत्पत्ति हुई। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा जा सकता है। अब दूसरी बात है कि राज्य और सरकार क्या है। तो राज्य तो आप लोग समझ चुके हैं। सरकार का मतलब होता है कि कुछ लोगों और कुछ संस्थाओं का समूह जो देश पर शासन करे। तो भारत में सरकार का चयन कैसे होता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है, मतदान के द्वारा। लेकिन जब हम लोग भाग 5 में पहुंचेंगे और वहां से जब हम लोग गवर्नमेंट की अथॉरिटी की बात करेंगे तो सरकार केवल चुने हुए लोगों से ही नहीं बनता है, बल्कि गवर्नमेंट में 2 इकाइयां होती है, एक राजनीतिक इकाइयां और एक परमानेंट यानी कार्यपालक। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। प्रशासनिक कार्यपालिका के सभी लोग जो भी आते हैं वह एक पैटर्न और एक योग्यता के साथ आते हैं, जबकि राजनीतिक प्रक्रिया में कोई योग्यता नहीं है। मतदान यानी चुनाव जीतने के लिए जो व्यक्ति चुनाव जीतेगा वह राजनीतिक कार्यपालिका का सदस्य हो जाएगा।
तो जो सरकार होती है वो अपने विचारधारा के अनुसार से अपने सरकार को परिभाषित करती है। जैसे अभी का बात किया जाए तो अभी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो वह अपने हिसाब से अपनी सरकार को चलाएंगे, यानी अपनी विचारधारा के अनुसार से अपनी राजनीति या चुनावी वादे के अनुसार से अपनी सरकार की परिभाषित करने की हमारी सरकार की यह प्रमुखता रहेगी कार्यों को करने में। तो उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो आइए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए, जब कोई सरकार अस्तित्व में आती है तब वह अपनी प्राथमिकताओं या वरीयताओं के अनुसार सरकार के रूप को परिभाषित करती है। अतः सरकार से पहले राज्य ही प्राथमिक पड़ी है, आपको पता होना चाहिए। सरकार किसी का विभिन्न संस्थाओं पदों पर आसीन व्यक्तियों संस्थानों का संगठन और सत्ता के उपयोग की विधि से ही सरकार की रचना होती है, यानी इन सभी चीजों को मिलाकर सरकार का गठन होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि संविधान क्या है, जिसकी हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। संविधान किसी भी देश का आधारभूत कानून होता है, बेसिक कानून। संविधान के बिना किसी लोकतांत्रिक देश को चलाना लगभग असंभव सी होती है, क्योंकि जब संविधान नहीं रहेगा तो राजनीतिक जो बॉडी है वो अपने अनुसार से कार्य करना शुरू कर देंगे। कल कहेंगे कि तो संविधान है ही नहीं। तो फिर तो संविधान ही एक ऐसी चीज है जो हमारे सभी अधिकारों का वर्णन करती है। शासन के प्रक्रिया से लेकर नागरिक के अधिकार तक सभी चीजों का जहां बेसिक उल्लेख होता है, आधारभूत उल्लेख होता है, उसी को संविधान कहते हैं। समझ रहे हैं? यानी जैसे मान लीजिए कि यह किसी कोई देश है, जैसे इंडिया। तो इंडिया के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार होंगे, कौन सी राजनीतिक प्रणाली यहाँ पे कार्य करेगी, राजनीतिक प्रणाली अगर चुनाव के द्वारा आएगी तो कितने देर तक शासन में रहेगी, वह किनके प्रति जिम्मेदार होगी, उनको कार्य करने के लिए क्या क्या करना होगा, शासन प्रक्रिया में कहाँ उत्तरदायित्व होगी उनकी। इन सभी चीजों का जहाँ पे चर्चा होता है, जिस बुक में चर्चा होता है, उसी को संविधान कहते हैं। यानी संविधान वह पवित्र आधारभूत दस्तावेज है जिसके माध्यम से देश की शासन की सभी कार्य संपन्न होते हैं, शासन प्रक्रिया से लेकर राजनीतिक प्रक्रिया तक। संविधान क्या है? संविधान किसी देश का वह आधारभूत कानून होता है या आधारभूत दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से सभी राजनीतिक, कार्यपालक, न्यायिक, जनता के अधिकार संबंधित सभी कार्यों का प्रावधान किया जाता है। यानी उसी को संविधान कहते हैं, यानी वह दस्तावेज जहां पे हम लोगों की सभी अधिकारें या सभी प्रणालियां संपन्न होती। तो आइए इससे रिलेटेड फैक्ट को देखें। तो देखिए संविधान क्या है, तो यहाँ समझिएगा। संविधान और राज्य का वह पवित्र वैधानिक दस्तावेज होता है जो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है। यह पवित्र दस्तावेज देश की राजनीतिक ढांचे को स्पष्ट करता है। संविधान किसी देश का आधारभूत विधि है जो देश की जनता के विश्वास एवं उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, आगे देखिए। संविधान किसी देश की विशिष्ट पवित्र वैधानिक दस्तावेज है जो सरकार के विभिन्न अंगों को स्थापित करता है, इनको परिभाषित करता है, इनकी शक्तियों, उत्तरदायित्वों, क्षेत्राधिकार की व्याख्या करता है, इनकी पारस्परिक संबंध तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमित करता है या संबंधों का विनियमन करता है। संविधान किसी देश का वह आधारभूत विधि है जो राज्य की जनता, वहां की राजनीतिक व्यवस्था में उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है तथा उस राजनीतिक दर्शन और सिद्धांत को इंगित करता है जिसके तहत देश की जनता वहां की सरकार से शासित होना चाहती है। संविधान देश के नागरिक के लिए कुछ अधिकारों को सुनिश्चित करता है और साथ ही उनके कर्तव्यों का भी बोध कराता है।
संविधान देश के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों तथा देश की जनता की प्रकृति, विश्वास, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड सेंस में समझते हैं। आप लोग फेक देख सकते। संविधान जो बनता है, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको बनाएंगे कौन? देश के लोग बनाएंगे। जैसे हम लोग देशिका को पढ़ेंगे तो वहां पे एक शब्द आता है कि हम भारत के लोग, फिर उसके बाद कुछ फैक्ट्स आते हैं, लास्ट में आता है कि अधिनियमित अपने ऊपर करते हैं। यानी भारत के लोगों द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। तो इनमें कौन कौन से फैक्ट होंगे? भारत के लोगों की आकांक्षा होगी कि वह सरकार से क्या चाहती है। भारत के लोगों का कर्तव्य होगा कि देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। भारत के लोग किस शासन प्रणाली में विश्वास रखते हैं, यानी शासन प्रणाली होगी। यानी जितनी भी चीजें सरकार को चलाने के लिए आवश्यक होती है, किसी देश को चलाने के लिए आवश्यक होती है, उन सभी चीजों को एक दस्तावेज में, एक कानून बनाकर शामिल कर दिया जाता है। उसी दस्तावेज को हम लोग संविधान कहते हैं। संविधान किसी देश का आधारभूत कानून होता है, पवित्र आधारभूत कानून होता है। तो चलिए, जो आज की बेसिक चर्चा थी, इन सभी बेसिक चर्चाओं को हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो अगले क्लास में हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। अगर आप जो आज की चर्चा हुई इनका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सक्सेस स्टडी 1.0 टेलीग्राम चैनल सर्च करें और वहां पे इस लेक्चर के बाद इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। आप सभी लोग